हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पटना बिहार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश एंड द टॉपिक इज टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज। हैव यू रेड दिस इन योर क्लास? इफ नॉट, लेट्स स्टडी टुगेदर। आर यू रेडी टू स्टडी विथ मी? क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? सो लेट्स कैरी ऑन एंड यू हैव टू हेल्प मी इन रीडिंग दिस लेसन। बट हाउ यू विल हेल्प मी? Well, you will comment your answers in the comment box and then we can study together. So let's move. First of all, let's understand the objectives of the lesson. हमको क्लास में लेसन पढ़ने से पहले ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस लेसन को पढ़ क्यों रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। To understand the effects of population growth on environment, हम समझेंगे कि population growth जो हो रहा है उसका environment पे क्या इफ़ेक्ट है। To explore ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप, ह्यूमन और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको और एक्सप्लोर करना है कि कौन किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने से किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन, जैसा कि मैं बताना चाहूँगी आपको कि इस चैप्टर को पढ़ के आपको अपना इन्वायरमेंट की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, आप और अवेयर होंगे। टू लर्न न्यू वोकेबलरी एंड एक्सप्रेशंस, तो बच्चों हम तो जानते ही हैं कि अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वोकेबलरी तो हम नई नई सीखेंगे ही और साथ ही सीखेंगे कुछ नए एक्सप्रेशन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, विल गो paragraph to paragraph, we'll understand each paragraph, but first of all you have to be with me and you have to read with me. Shall we? Let's start. But before that I want to tell you about the author. हम पहले author को जान लेते हैं। His name was Moti Nishani. He was a teacher at Venice State University, USA. वो एक टीचर थे, बिल्कुल जैसे आपकी क्लास में टीचर होते हैं ना, कुछ उसी तरह से वो भी एक टीचर थे और साथ में ऑथर भी थे। कौन? मोती निशानी। चलिए, एन इंटरडिसिप्लिनरी विद डिग्री इन जेनेटिक्स, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। आपको पता है उनके पास जेनेटिक्स, फिलोसफी और साइकोलॉजी सब में डिग्री थी। ही हैज़ पब्लिश्ड वर्क्स इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड इंस्ट्रक्शन। बताइए, इतने सारे सब्जेक्ट्स में उनका काम पब्लिश हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो लिखते क्या थे। ही वॉज नोन फॉर राइटिंग ऑन इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड एजुकेशन। जब भी इन्वायरमेंट की बात हो, सोसाइटी की बात हो और एजुकेशन की बात हो तो मोती निशानी उसमें बहुत फेमस थे क्योंकि वो इन मुद्दों पर लिखा करते थे। Let's move forward to the second paragraph. We'll read every line in detail and then we'll discuss it. Let's move forward. Themes of the lesson. पहला थीम है man versus nature conflict. दूसरा थीम है overpopulation and deforestation. तीसरा है environmental degradation. इन तीनों को हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेटिंग ऑफ द लेसन को समझते हैं, यानी कि ये लेसन जब बना है तब उस समय क्या सेटिंग थी। मॉडर्न वर्ल्ड विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड का बात हो रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड का, करंट का बात हो रहा है विद ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्योंकि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर, तो बहुत क्लियर है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ह्यूमन नीड्स और डिज़ायर्स भी बढ़ेंगी। विलेज एंड सिटीज सफरिंग लॉस ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरीज, क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स से ये बात सुनी है कि वो कहते हैं कि जब मैं विलेज जाता था, जब मैं गांव जाता था तो मैं बहुत सारे ट्रीज़ देखता था, बहुत सारे पेड़ देखता था, पर अब क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए इस लेसन में समझते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, कॉमा, for the simple reason that every day some people die while others are born, full stop. ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो हमेशा कंटिन्यूड है, हमेशा कंटिन्यूअस पोजीशन में है, और इसका रीज़न क्या है? बहुत ही साधारण सा रीज़न है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई मरता है और कोई ना कोई जन्म लेता है। आपने सुना होगा अपने परिवार में कि किसी के घर बच्चा हुआ है, या सुना होगा कि कोई बुज़ुर्ग आसपास में जिनका देहांत हो गया। तो जो सिस्टम है वो इसी तरह से चलता है। Throughout most of human existence, the number of births was slightly higher than the number of deaths. Consequently, world populations grow at a very slow rate. क्या हुआ? जब से इंसान है, जो नंबर ऑफ बर्थ था, यानी जितने लोग जन्म ले रहे थे वो थोड़ा हायर था, हायर मतलब थोड़ा ज़्यादा था, देन द नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि जो लोग मर रहे थे उससे क्या ज़्यादा था? नंबर ऑफ बर्थ्स।
जिसके चलते क्या हुआ कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका जो ग्रोथ हुआ वो स्लो रेट पे हुआ। अब उससे हुआ क्या, चलिए आगे समझते हैं। नाउ इफ़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ वन वर्ड रिटन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो, हाउएवर द सिचुएशन बिगेन टू चेंज स्पेशली इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। अब जैसा कि हमने समझा था कि बर्थ रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है डेथ रेट से, बट क्या बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है वो चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? विथ एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन मतलब खान पान, सैनिटेशन मतलब स्वच्छता और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर ऑफ देम रीच रिप्रोडक्टिव एज। क्योंकि हम लोग का न्यूट्रिशन बेटर हुआ है, हेल्थ बेटर हुआ है, तो लोग लंबा जी रहे हैं, जिसके चलते एक डिफरेंस आया। किस चीज़ में डिफरेंस आया ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, पर उससे पहले आप अपने स्क्रीन पे देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो एग्जिस्टेंस, सिग्निफिकेंटली और कॉन्सिक्वेंटली आप इसको याद करेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब क्योंकि पॉपुलेशन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो किस वजह से चेंज हो रहा है? Thus, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and birth has been significantly disturbed. क्या हुआ है? नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ बर्थ के बीच में जो बैलेंस था ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। क्यों हुआ था? क्योंकि न्यूट्रिशन, हेल्थ, सैनिटेशन, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हुआ है। Consequently, during the last 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going up. जिसके चलते क्या हुआ है कि जो ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लीजिए, फॉर इंस्टेंस एंड सोबरिंग। अब हम आगे पढ़ते हैं। हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाएंगे। आप नेक्स्ट पैराग्राफ को ध्यान से देखिए। Every year, in fact, the world's population grows by more than 80 million people. ये ध्यान से सुनिए, हर साल वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 80 मिलियन ज़्यादा लोगों से भी ज़्यादा बढ़ता है। बट टेकन एज अ होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। पर आपको तो लगेगा कि नहीं मैम, अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा इन्वेंशंस होंगी, ज़्यादा आइडिया होगा, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होगा, ज़्यादा कॉर्पोरेट प्रोफाइल होगा। बट टेकन एज अ होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। आपको तो लगेगा कि नहीं मैम, जितने ज़्यादा लोग उतना बेहतर, उतना ज़्यादा कॉर्पोरेट प्रोफाइल, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट, उतना ज़्यादा इन्वेंशन। और ये कहीं कहीं सच भी लगता है, लेकिन जो इकोलॉजिस्ट हैं उनको लगता है, जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनको ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है ना वो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, हम लोग बहुत ज़्यादा हैं नंबर में। ह्यूमन पॉपुलेशंस कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो इनफेंटली, human populations cannot continue to grow indefinitely for the simple reason that the world itself is finite. हम इस तरह से जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो अर्थ है वो फिनाइट है, लिमिटेड है। तो कुछ भी चीज़ अनलिमिटेड के तौर पर नहीं आगे जा सकती है। चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। टेकन एज अ होल एंड इकोलॉजिस्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और उसको बेहतर समझते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेसन में मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। More people will need even more food than they need now, and therefore the process of deforestation will continue so that eventually wild trees will vanish. कहना है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उनको ज़्यादा खाना चाहिए होगा, जिससे क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगा। कैसे होगा इसको हम आगे समझेंगे। इसके चलते जो वाइल्ड ट्रीज़ हैं वो लुप्त हो जाएंगे। The population goes up, so does pollution of rivers. आपने तो देखा ही होगा, बहुत सारे लोग कचरा नदी में ही डाल देते हैं, या फिर अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चलाते हैं, या उसको ऑफ़ नहीं करते हैं, या उसको क्लीन नहीं कराते, जिससे इन्वायरमेंट का एयर भी ख़राब होता है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिवर में पॉल्यूशन, लेक में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन भी होगा। इसलिए हमको इसको सोचना और समझना है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। इरोड और टेंटमाउंट। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि कैसे ज़्यादा लोग होंगे तो वो धरती को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, विच मीन्स कि इफ़ दे आर लॉट ऑफ पीपल दे माइट हैम्पर द वर्ल्ड, दे माइट हैम्पर द अर्थ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड नो वाई। With more people, both town and countries become more crowded.
अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही शहर और देश में भीड़ होगी। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ विल कंटिन्यू टू इरोड। होगा क्या, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो क्या आपको लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप आज मेंटेन कर रहे हो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये धीरे धीरे खराब होगा। When the population is state increase in such things as food production, अब क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करना पड़ेगा और बाकी तमाम चीज़ों का भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। किन चीज़ों का, ये हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे, पर उससे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड देख लीजिए। एस्टिमेट, एग्रीवेटेड, नीडलेस टू से एंड कंसिडरेबली। चलिए अब आगे देखते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। व्हाट आर द थिंग्स वी नीड इन मोर क्वांटिटी कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर ऑफ फिजिशियन, ऑफ कोर्स आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, आपको फिजिशियन चाहिए। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा हॉस्पिटल, ज़्यादा फिजिशियंस, ज़्यादा डॉक्टर्स आर ऑफन tantamount to improve quality of life, but such increase often fail to keep pace with population growth। आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस स्पीड से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, क्या उसी स्पीड से डेवलपमेंट भी होगा? नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ ऑल्सो लाइकली टू एग्जैजरेट क्राइम, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉरफेयर। अब इतने सारे बच्चे होंगे तो सबको एजुकेशन चाहिए, तो हमको उतने सारे स्कूल भी तो चाहिए, ये प्रॉब्लम है ना। और अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो क्राइम हो सकता है, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और कई बार जंग की स्थिति भी हो सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फिर से डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। मोर ओवर, डिज़र्टिफिकेशन एंड सिवियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और क्या हो सकता है अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ता रहा। अब हम इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में समझेंगे। The American government, to take another example, estimates that some 60,000 Americans die each year from respiratory disease, which are in turn caused by human-made pollution। आपको अगर मैं अमेरिका के सरकार के हिसाब से बताऊँ तो उनका एस्टिमेट है कि हर साल 60,000 अमेरिकन मरते हैं। और आपको पता है क्यों मरते हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, और वो होता है एयर पोल्यूशन से, जो कि जिसके जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। ये नेचर का नहीं है, ये ह्यूमन मेड पोल्यूशन है। 14 Americans die each day of asthma aggravated by air pollution, 3 times the incident of just 20 years ago। आप देखिए, ना तो सिर्फ लोग रेस्पिरेटरी डिजीज से मर रहे हैं बल्कि उनको और भी तरह की बीमारियां हो रही है। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। हर 14 अमेरिकन जो है हर साल मर रहे हैं सिर्फ अस्थमा से। और क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमने एयर पोल्यूशन फैलाया है। और एयर पोल्यूशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हम लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो समवेयर पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन। चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। मोर ओवर, डिज़र्टिफिकेशन एंड सेवरर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन चल रहा है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। आगे समझते हैं। नीडलेस टू से, द सिचुएशन इन सिटीज़ लाइक लॉस एंजलिस, काठमांडू, मैक्सिको एंड सिंघाई इज़ इवन वर्स। अगर मैं दूसरे देशों की बात करूं, जैसे कि लॉस एंजलिस, आपने नाम सुना होगा, काठमांडू, मैक्सिको और सिंघाई, जो सिचुएशन है वो और भी ख़राब है। In all these cases, the situation could be considerably improved by controlling population and pollution। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, अगर इतनी सिचुएशन ख़राब है तो क्या हम इसको बेहतर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करके। कंट्रोल क्या करना है? पॉपुलेशन और फिर पोल्यूशन। डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। डिसेसिव, बायोस्फीयर एंड डिफाई। अब चलिए समझते हैं कि कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट विल हेल्प अस टू कंट्रोल population and as well as pollution। Okay, so let's move forward and know what we can do in this scenario. Come to the next paragraph. Moreover, the world as we have seen faces such frightening problem as deforestation। आपको क्या लगता है, पॉपुलेशन से सिर्फ पोल्यूशन हो रहा है? नहीं, कुछ बहुत ही भयावह प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बहुत फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस और हीलियम, एसिड रेन, लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको तो पता ही होगा, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी धरती और गर्म और गर्म और गर्म होती जाएगी और आपका कोई भी एसी काम नहीं आएगा। चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। रिवर्स, मॉडर्नाइजेशन एंड डिक्लाइंस। तो अब हम क्या करें, हम क्या करेंगे ये हम समझेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। जब ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, हमको समझना होगा कि इस कंडीशन में हमको क्या करना है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। A United Nations 1993 document puts it in this way: population size and rates of growth are key elements in environmental change. यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक 1993 की डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो एक की एलिमेंट है इन्वायरमेंटल चेंज में, और रेट ऑफ जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है, जिस रेट से ग्रोथ हो रहा है, जितना फास्ट हो रहा है, उससे इन्वायरमेंटल चेंज भी उतना ही फास्ट होगा। आपने कभी सोचा है, आपके जो घर में लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे समय में इतनी ठंडी नहीं पड़ती थी, ना ही कभी पारा कभी 45 डिग्री गया था। पहले तो एसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर अगर आज आप बिना एसी के बैठें तो हो सकता है लगेगी कि तबीयत ख़राब हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सब इन्वायरमेंटल चेंज का पार्ट है। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंक्रीज पॉपुलेशंस इंक्रीज एनर्जी यूज़। जितना डेवलपमेंट होगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एनर्जी यूज़ ज़्यादा होगा। सो द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़, द मोर सीवियर दिस प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बिकम। इसलिए जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम होगा। चलिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। ओइंग टू एफ्लुएंटली लाइफस्टाइल, एरेबल लैंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें समझा कि कैसे ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा, ज़्यादा कंजप्शन होगा और ज़्यादा पोल्यूशन होगा। अब आगे पढ़ते हैं कि इस स्थिति में किया क्या जा सकता है, क्या कोई उपाय है। Thus, large and rapidly growing populations make decisive contribution to all environmental problems. जैसा कि हमने बताया ही था कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा environmental problems हो रहा है, क्योंकि हम जितना बढ़ते जा रहे हैं, जितना मनुष्य धरती पर आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा जनसंख्या इनकी बढ़ रही है, उतना ही environment को हम दिक्कत पहुंचा रहे हैं, उतने ही environment की हम हानि कर रहे हैं। In the longer run, efforts to save the biosphere depend in part of our species' ability to roll back its number. पर कहा गया है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी ने कहा था। तो हम कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इस सिचुएशन में एक्शन लें और सोचें कि हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो प्लानिंग के थ्रू हम इस सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते हैं कि क्या कभी किसी और देश में ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो उन्होंने क्या किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। Yet there is a brighter side to this otherwise grim tale. History and common sense tell us that we can control population growth. अगर हम अपने इतिहास को देखें तो हमको पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पहले भी हुआ है और उसको कंट्रोल किया गया है। कहाँ किया गया है? The German and Swedish population, for example, defy world trends and are actual declining. जर्मन और स्वीडिश लोग ऐसा पहले कर चुके हैं। तो ये जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी हुआ है और लोगों ने इस पर काम किया है और एक बेहतर भविष्य की ओर देखा है। तो चलिए उन्होंने क्या काम किया और हम क्या काम कर सकते हैं इसको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किन देशों में ऐसा हुआ और उन्होंने क्या किया। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ लाइक चाइना, आपको तो पता ही होगा कि चाइना बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, बट सो डज थाईलैंड एंड इजिप्ट। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड डाउन रिमार्केबली थैंक्स टू द कॉन्क्रीट गवर्नमेंट एक्शन। हुआ क्या थाईलैंड, चाइना और इजिप्ट में? वहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, बट गवर्नमेंट के एक्शन से उस पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो कर लिया गया। हाउ डू दिस कंट्री मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ? आपको नहीं लगता हमको जानना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि इस कंट्री ने स्लो डाउन कर दिया और रिवर्स कर दिया? चलिए जानते हैं कि ऐसा इस कंट्री ने क्या किया जो हम भी कर सकते हैं ताकि हम पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को कम कर सकें और हम कैसे इस ग्रोथ को स्लो डाउन या रिवर्स कर सकें। चलिए समझते हैं आखिर हुआ क्या। Many factors account for these remarkable declines. Modernization, literacy, media campaigns, rapidly available family planning and contraceptives, equal economy, education and legal opportunities for women. सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एजुकेशन और लिटरेसी। जितना ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, वो समझेंगे कि कैसे पॉपुलेशन अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, कैसे अगर हम सचेत हों, अगर हम अवेयर हों तो हम पोल्यूशन कम करेंगे। अगर आपको पता हो कि पानी बचाना है तो आप बिल्कुल बचाएंगे और 4 लोगों को सिखाएंगे भी। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मीडिया का अवेयरनेस और लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन कंट्रीज़ ने किया और हम भी कर सकते हैं। क्या आप करेंगे मेरे साथ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग डज नो हाउ टू कंट्रोल देयर नंबर्स। ह्यूमन बीइंग तो जानते ही हैं कि कैसे अपने पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉट दे हैव बीन लैकिंग सो फार इज़ द रिजॉल्व टू मेक यूज़ ऑफ दिस नॉलेज। पर दिक्कत क्या आ रही है कि अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि वो इस नॉलेज को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं।
लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स ट्रीज। बट आपको क्या लगता है यही इकलौता प्रॉब्लम है? नहीं, अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे क्या हुआ है, सिर्फ आपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया है बल्कि ट्रीज़ को भी किया है जो इन्वायरमेंट का पार्ट है। कैसे किया है इसको हम आगे समझते हैं। आपको बताना चाहूँगी, ऑन गोइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी एंड अदर फैक्टर्स, मेनी थर्ड वर्ल्ड people are forced. Owing to rapid population growth, poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clean, burn or cultivate for tropical forest. अब हो क्या रहा है, क्योंकि population growth हो रहा है तो सबको रहने की जगह चाहिए और सबको अपना अपना घर चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम लैंड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? जंगल को काटते जा रहे हैं और वहाँ पे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ह्यूमंस हैं तो उनको चाहिए ना, फूड चाहिए, रहने की जगह चाहिए, नौकरी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। बट हम इसमें किसका नुकसान कर रहे हैं? सिर्फ फॉरेस्ट का नहीं, अपना भी। कैसे समझते हैं? दस पॉपुलेशन प्रेशर्स along with new technologies and the affluent lifestyle of some people exaggerate the problem of deforestation. अब क्या होता है, एक घर में तो सारे लोग रह सकते हैं, पर जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा धनी मनी तरीका है रहने का, हमको लगता है कि अब घर बन गया है तो घर के पास पार्किंग भी हो जाए तो अच्छा होगा, अब घर है तो घर के पास मॉल होगा तो और अच्छा होगा। इस तरह से क्या हो रहा है, जो लैंड है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप लैंड तो अलग से नहीं लेके आ सकते हो, तो जो फॉरेस्ट है उसको आप कट डाउन करते हो और वहाँ पे एक्सपैंड करते हो। इस लाइफस्टाइल के चलते क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है। कैसे? आगे पढ़ते हैं, चलिए। A country like Nepal has just so much arable land, so as the population grows, more and more people are forced to convert forests into farmlands. They must also cut down more and more trees for fuel. नेपाल में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई तो अब लोगों को खाना चाहिए, और खाना कैसे होगा? खेती करके, और आपको तो पता ही है कि खेती ज़मीन पर होती है। अगेन फॉरेस्ट काट दिए गए, और इतना ही नहीं, आपको सिर्फ फॉरेस्ट काट के लैंड लेके उस पर क्रॉप नहीं उगाना है, आपको उस पर फार्मिंग नहीं करनी है, आपको फ्यूल के लिए भी तो ट्रीज़ चाहिए। आपको पता होगा विलेज एरिया में बहुत जगह लोग लकड़ी को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। और क्या क्या चीज़ें लकड़ी से करते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। The people of rich countries are also guilty to satisfy Westerners' instable demand for hamburgers. More and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared and converted to pasture. Some rich people also buy mahogany furniture, newspaper and other paper products in vast quantities. अब क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि लकड़ी से सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि न्यूज़पेपर भी बन रहा है। आप उस जगह को जो यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट काट के, वहाँ फार्मिंग कर रहे हैं जिससे आप तरह तरह की चीज़ें उगा पा रहे हैं। आपको बताऊं कि ब्राज़ील का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था जो कि बहुत बड़ा था, उसको भी काट दिया गया कुछ हद तक, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग और पैस्चर लैंड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। किसके लिए? ऑफ कोर्स ह्यूमंस के लिए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ग्रो कर रहा है कि हमारी डिमांड्स और डिज़ायर उससे भी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, जिससे क्या नुकसान हो रहा है कि हम ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहे हैं। और लेट मी रिमाइंड यू, ट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजी। अगर इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा तो हम और आप कैसे रहेंगे? चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। क्या इसी तरह से इकोलॉजी का डिक्लाइन होता रहेगा डिफॉरेस्टेशन से, या कोई तरीका भी है? पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अभी तक कितना डैमेज हो चुका है, तभी हम उसका डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो पाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। It is frightening to recall, for instance, how many trees must be felled to just produce the Sunday edition of the New York Times. आपको तो पता ही है, आप सबके घर न्यूज़पेपर आता होगा। जो पेपर है, जो आप कई बार कॉपी में इसी तरह से लिख कर फाड़ देते हैं कि क्या होने जा रहा है, वो पेपर भी पेड़ से ही बनता है। तो सोचिए, हम जितना भी पेपर बर्बाद कर रहे हैं, हम सिर्फ पेपर नहीं बर्बाद कर रहे हैं, हम पेड़ बर्बाद कर रहे हैं। Many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses and factories and similar practices. सिर्फ इतने से ही फॉरेस्ट नहीं डैमेज हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं टूरिज़्म से, क्योंकि सबको घूमना है, एक टूरिज़्म स्पॉट बनाना है, उसको कमर्शलाइज़ करना है। फिर हम लोग पोल्यूशन भी तो फैला रहे हैं, जिससे सॉइल ख़राब हो रही है, जिससे एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, जिससे एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है और वाटर भी ख़राब हो रहा है। देखिए, सिर्फ सिंपल पॉपुलेशन ग्रोथ से कितना ज़्यादा डैमेज हम कर रहे हैं वर्ल्ड को, कितना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं हम अर्थ को। और आपको क्या लगता है, इस तरह से हम सस्टेन कर पाएंगे अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि उनके पास भी एक लाइफस्टाइल हो जो आज हमारे पास है? मुझे तो नहीं लगता।
चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। Moreover, the productivity and general health of the world forest is threatened by such things as the greenhouse effect. सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा मैंने आपको बताया था वो भी हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी हो रहा है। सोचिए, हमने इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान कर दिया है कि हम ओजोन लेयर डिप्लीशन तक पहुंच गए हैं। एयरबॉर्न पोल्यूशन एंड एसिड रेन, ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जो पोल्यूशन जो हम और आप फैला रहे हैं, और इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान है जो शायद हम आज नहीं समझ पा रहे हैं। पर अगर पेड़ नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो शायद अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी, क्योंकि आपको और हमको सबको एयर की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है हम एयर बना सकते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ पेड़ ही बना रहे हैं हमारे लिए। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो इस चैप्टर को और आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या किया जा सकता है। द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस इज़ नॉट न्यू. Many earlier civilizations, including those of the Middle East, New Mexico and Foster Island, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. अच्छा, आपको पता है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी इतिहास में हो चुकी है। मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको और फॉस्टर आइलैंड के जो लोग थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, क्योंकि उन्होंने वो ओवर पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन को सीरियस ही नहीं लिया। तो क्या अगर हम भी सीरियस नहीं लेंगे तो ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है। The difference is that we are destroying our forest faster and on a larger scale than ever before. उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? वो भी फॉरेस्ट को हार्म कर रहे थे, डिस्ट्रॉय करते, बट हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हमारे पास समय बहुत कम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे अपने पैराग्राफ में, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ है, आप अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे ध्यान दीजिए। चलिए, earlier in the century, forest covered around 40% of the Earth's total land acre. By the century's end, that figure will stand at about 20%. Earlier in the centuries, forest covered around 40% of the Earth's total land area. By the country's end, that figure will stand at about 25%. आपको जान के ताजुब होगा, आपने पहले पढ़ा होगा अपनी किताबों में कि जो फॉरेस्ट है अर्थ पे वो 40% कवर करते हैं, पर सिनेरियो चेंज हो गया है, अब सिर्फ 25% एरिया ही कवर करते हैं। सोचिए हमने कितने ज़्यादा फॉरेस्ट काट दिए, हमने कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर्स और नीड्स को पूरा करने के लिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सच थिंग एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और फॉरेस्ट काटने से क्या हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ। इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको तो पता ही होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स का घर जो है वो जंगल है। तो जैसे ही आप जंगल काटते हैं उनके पास रहने को कुछ नहीं होता और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी हो जाते हैं, और उसका भी कारण सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ है। आगे पढ़ते हैं। अगर आप देखिएगा, लैंडस्लाइड्स ऑफ कोर्स पॉपुलेशन और जो हम फॉरेस्ट काटे हैं डिफॉरेस्टेशन उसके चलते हो रहा है। लैंडस्लाइड हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, सिलिटेशन ऑफ रिवर्स हुआ, डैम्स हुआ, सूखा पड़ा, ड्राफ्ट एंड वेदर एक्सट्रीम वेदर्स भी हमको फेस करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ डिफॉरेस्टेशन से, क्योंकि हमने जो नेचर का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब किया, डिसअपॉइंट किया। द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मैसिव एंड ऑन गोइंग डिफॉरेस्टेशन आर अनसर्टेन बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं इससे क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता, पर एक चीज़ बहुत फिक्स है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हैम्पर होगा। आज हम पानी खरीद रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हमको क्लीन एयर भी खरीदना पड़े। क्या ये संभव है? क्या हम अपने फ्यूचर को इसी तरह से देखते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए। Reduce the number of life forms that share the planet with us and hamper the ability of the biosphere to sustain life. Humanity can continue to feel trees across its finger and hope for the best, or it can take hold of its future and reverse the process of deforestation. देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट काटते तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज थे, लाइफ फॉर्म्स थे जो हमारे साथ इस प्लैनेट को शेयर करते थे, वो कम होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे पेड़, बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे ऐसे प्रजाति थे जानवरों के जो अब लुप्त हो गए हैं, अब उतना देखने नहीं मिलता, जो कि पहले बहुत कॉमन होता था। एग्जाम्पल के लिए कोयल, पहले बहुत आराम से हम लोग कोयल देखते थे और उसकी आवाज़ सुनते थे, पर क्या ये बड़े शहरों में संभव है? बिल्कुल नहीं। और ये क्यों हुआ है? सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन और पोल्यूशन से। तो या तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं और कुछ ना करें और देखें कि धरती कैसे ख़त्म होगी, और या हम सब सचेत हो जाएं, अवेयर हो जाएं और हम इस पर एक्शन लें और हम आगे बढ़ें। चलिए इस लेसन की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं।
अब हमको सोचना है कि हमको क्या करना है, और अब ये आपको सोचना है क्योंकि आप फ्यूचर जनरेशन हैं। तो चलिए, ये लेसन कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, वाई हैव ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलवेज बीन इन फ्लक्स? इसका आंसर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन 2, what does the writer mean by reproductive age? How do people reach this age? Answer 2 आपके सामने है। Question number 3, what is human made pollution? How does it affect America? How will it affect your locality? Answer number 3। Answer number 4 और question हम पढ़ते हैं। ये answer 3 है। अब चलिए question 4 पे। Population size and rate of growth are key element in environmental change. Explain with any two example from your own society. Answer 4 आपकी स्क्रीन पे है। Question number 5। Question number 5 देखते हैं। How do countries like Germany, Switzerland, China, Thailand and Egypt manage to reverse or slow down population growth? What does reverse mean here? How has it been possible? Answer number 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए, तो हमने इस लेसन को पढ़ा और हमने समझा कि पॉपुलेशन से पोल्यूशन हो रहा है और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो इफेक्ट हो रहा है। और ये तो सिर्फ कैलकुलेटेड इफेक्ट है जो इन्वायरमेंट पे हो रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं, पर डेफिनेटली एक चीज़ तो श्योर है दैट दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। अगर हम अभी बीइंग फ्यूचर जनरेशन अगर नहीं एक्शन लेते हैं तो शायद लाइफ वुड बी डिफरेंट, और शायद लाइफ हो ना हो। तो ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस को समझिए और इन्वायरमेंट को सेव कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।